General Study Full Length Test GS2. Candidate Shakti Dubey. AR All India Rank 1. Alternative Disputes Redressal India provide streamline the efficient approach to resolve conflict outside a traditional court. कमेंट करो कि ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम जो है इंडिया में वो कैसे एफिशिएंटली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और कोई उसका दूसरा एक तरीका है। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स में लिखो। Currently in India there are more than 5.2 crore pending case with more than 77% cases as under trial। इंडिया में 5.2 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केस है और 77% से भी ज़्यादा केसेस अंडर ट्रायल है। दिस डिले इन जस्टिस लीड्स टू वायलेशन ऑफ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। तो इस जस्टिस में देरी की वजह से क्या होता है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के ऊपर वायलेशन होता है, नुकसान होता है। ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन कोई उसका एक दूसरा तरीका है ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। द इंडिया प्रोवाइड फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू डू ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया ने एक ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढा है, दूसरा तरीका ढूंढा है कि ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। फ़ायदा क्या है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट सेटलमेंट से बाहर सॉल्व हो सकता है। हेल्पिंग फास्ट रेजोल्यूशन, सोल्यूशन जल्दी मिल सकता है। मोर इनफॉर्मल सेटअप देयरफॉर प्रोवाइड फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटिगेंट नहीं है, वो एक्चुअली है लेजिस्लेटर। स्पेलिंग ऐसा है, लेजिस्लेटर वो इंसान होता है जो लॉ बनाता है, और ये यहाँ पर गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, LEGISLATOR। तो लेजिस्लेटर के लिए जो इनफॉर्मल सेटअप है वो प्रोवाइड कर सकता है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रोटेक्ट लेजिस्लेटर फ्रॉम हैसल ऑफ कोर्ट। तो लेजिस्लेटर जो है लॉ बनाता है, उनको प्रोटेक्शन मिल सकता है कोर्ट के प्रॉब्लम से। दिस मेथड डिक्रीजेस द बर्डन ऑन ऑलरेडी बर्डन्ड कोर्ट। तो इसकी वजह से जो कोर्ट के पास पहले से बहुत केसेस है उनका वो बर्डन कम होता है। हाउएवर देयर आर चैलेंज एसोसिएटेड विद एडीआर एज वेल। लेकिन एडीआर के पास एक चैलेंजेस और भी है। एट टाइम इट रिजल्ट इन टू नो आउटकम, रेंटिंग इट टू कोर्ट ऑल्टरनेटली। तो यहाँ पे एक चैलेंजेस ऐसा भी है कि यहाँ पे री-कोटिंग जो है कोर्ट के लिए ऑल्टरनेटली जो है वो सही रिज़ल्ट ला सकते हैं कि नहीं, वो सही टाइमिंग में उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। नो बाइंडिंग ओनस ऑन लेजिस्लेटर टू फॉलो द डिसीजंस। तो लेजिस्लेटर जो है उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहेगा, वो लोग कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे डिसीजंस को फॉलो करने के लिए। लेजिटेंट नहीं है, ये लेजिस्लेटर है, लेजिटेंट नहीं है, ये लेजिस्लेटर है। नेक्स्ट,
लीड टू फोर्स जस्टिस, हाँ फोर्स जस्टिस भी हो सकता है, मतलब ज़बरदस्ती का जस्टिस। क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोटेटिव रूट एज अ सोर्स ऑफ थीम चेंज एक्सप्लॉयटेशन फीस। यहाँ तक ये ऑल्टरनेटिव तरीके से क्या हो सकता है, फीस भी बढ़ सकता है। मे लीड टू लैक ऑफ कंसेंसस, जो एविडेंस जो थ्रू बयान करता है वो भी, उसकी भी कमी आ सकती है। Thus, ADR though help in speedy delivery of justice, there is a need for regulation of ADR mechanism in order to avoid the cost time overrun. भले ADR हेल्प कर रहा था जस्टिस को स्पीड तरीके से मदद करने के लिए, लेकिन ADR के लिए जो रेगुलेशन, ADR मैकेनिज़्म का जो रेगुलेशन है, उनका जो ऑर्डर जो है वो कॉस्ट और ओवर टाइम को कम करता है, लेकिन वैसा ही रिजल्ट देगा कि नहीं उसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इन इंश्योरिंग फिजिकल ऑटोनॉमी फॉर द लोकल बॉडीज़। तो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का रोल क्या है लोकल बॉडीज़ के लिए फिजिकल ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। 16 Finance Commission in its recent repeat has highlighted concern related to physical federation in India, especially because of poor state of affair of State Finance Commission। 16 Finance Commission ने recently highlight किया था अपना कंसर्न फिजिकल फेडरेशन के लिए इंडिया में, स्पेशली ऐसे गरीब स्टेट जहाँ पे स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, स्पेशली स्टेट फाइनेंशियल कमीशन जो इंडिया के पुअर स्टेट में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन 73rd and 74th Amendment Act provide for setting up to स्टेट फाइनेंस कमीशन। 73rd और 74th Amendment Act जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए सेटअप करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपल्सरी प्रोविज़न, ये कंपल्सरी प्रोविज़न का एक हिस्सा है। एम इज़ टू इंश्योर प्रॉपर devolution of funds till the grassroots level। तो ये स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का एम क्या है कि फंड्स को जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना चाहिए। द रेट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज़ टू distribute the role of state finance commission is to distribute the fund between various local bodies। स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है कि उनका जो फंड जो है अलग अलग लोकल बॉडीज़ पे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। स्टेट फंड कंप्राइजेस ऑफ, स्टेट फंड में क्या क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी अल्कोहल, टैक्स रेवेन्यू जैसा अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फीस, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट और फीस से नॉन टैक्स रेवेन्यू लेना। ग्रांट फ्रॉम द स्टेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशंस, तो स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट हासिल करना बेस्ड होता है फाइनेंशियल कमीशन के ऊपर, फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर। स्टेट फाइनेंस कमीशन मस्ट प्रोवाइड फॉर पीपल फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेट फाइनेंस जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो
प्रॉपर फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है। इश्यू, their local body face challenges related to 3F fund function and functionaries। सो यहाँ पे लोकल बॉडीज जो है वो 3F challenges फेस करते हैं, फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरी। स्टेट हैव नॉट इनफ पावर टू स्टेट फाइनेंस कमीशंस। स्टेट के पास उतना पावर नहीं है कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए ज़्यादा कुछ कर सके। इट रिमेन अ पेपर टाइगर, ये सिर्फ एक पेपर टाइगर, पेपर टाइगर है। डज नॉट हैव इन फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास इतना फंड्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। There is a need to ensure strengthening of State Finance Commission to provide for physical federation in India। तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास इतना स्ट्रेंथ रहना ज़रूरी है कि वो इंडिया में फिज़िकल फेडरेशन को दे सके। नेक्स्ट, Special Category Status act as lifeline for India most vulnerable state, bridging unique challenge with the promise of equitable growth। Comment 10 marks 150 words। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो इंडिया का मोस्ट वल्नरेबल स्टेट के लिए लाइफलाइन के जैसा काम करता है, यूनिक चैलेंजेस को ब्रिज करता है, जिसमें इक्विटेबल ग्रोथ को प्रॉमिस करता है। 10 marks 150 words। States like Bihar and Andhra Pradesh have been demanding special category states from the center under A370 of Indian Constitution। बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट का डिमांड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से A370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के अंदर। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, दिस इज अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन certain criteria like poor socio-economic indicator, geographical factors, regional disparity। बिहार और आंध्र प्रदेश को ये एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उनके हिसाब से वो एक पुअर इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जियोग्राफिकल फैक्टर है और रीजनल डिस्पैरिटी है। दिस लीड टू स्पेशल पावर बीन अकॉर्डेड टू द स्टेट। तो स्टेट के हिसाब से ये स्पेशल पावर देने जैसा हुआ। लीड टू इंक्रीज फंड डेवोल्यूशन फ्रॉम द सेंटर, ताकि ये जो स्टेट जो है जिनको स्पेशल कैटेगरीज में रखना चाहते हैं खुद को, ताकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मिले। लीड्स टू टारगेट डेवलपमेंट अप्रोच, और वो डेवलपमेंट अप्रोच के तरफ टारगेट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस ऑन दिस एरिया विल स्पेशल स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस ऑन दिस एरिया विद स्पेशल स्कीम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस करता है इस एरिया पे ताकि वो इस स्टेट को स्पेशल स्कीम और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके। Thus, it is a tool for vulnerable state to ensure better, inclusive और sustainable development। तो ये जो फंड्स का टूल जो है वो एक पुअर स्टेट के लिए ताकि अच्छा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। चैलेंजेस क्या है? इंक्रीज बर्डन ऑन पब्लिक एक्सचेंजर,
पब्लिक एक्सचेंजर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आता है। कैन लीड टू फिजिकल चैलेंज फॉर सेंट्रल FRBM लिमिट्स। फिजिकल चैलेंजेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है FRBM लिमिट। एट टाइम इट इज़ यूज फॉर पॉलिटिकल जेन्युइन, ये पॉलिटिकल जेन्युइन के लिए यूज़ करते थे। कैन लीड टू अमेंड और इंक्रीज आउटकम, कैन लीड टू डिमांड ऑफ इंक्रीज ऑटोनोमी। अच्छा, तो ऑटोनोमी इंक्रीज होने का भी डिमांड हो सकता है। रीजनलिज्म एंड सक्सेस फ्यूडल टेंडेंसी, रीजनलिज्म टेंडेंसी हो सकता है। डिमांड कैन अराइज फ्रॉम मोर नंबर ऑफ स्टेट, बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा बाकी के स्टेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड डिमांड करेंगे। दिस लीड टू बी बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज फिजिकल चैलेंज, इसकी वजह से ये फिजिकल चैलेंज और पॉलिटिकल चैलेंज आ सकता है। Therefore, instead of special category status, center can go for dedicated scheme for those state depending on deprivation। इसलिए अलग अलग स्टेट को अलग अलग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से अच्छा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो है स्कीम के ऊपर डेडिकेट किया है, ताकि स्टेट जो है उनका डिप्रीवेशन के हिसाब से उस स्कीम का फ़ायदा उठा सके। To the extent, in your opinion, does the value of justice in the preamble to the Indian Constitution manifest in current policy of the government? क्या आपको लगता है कि जो प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अभी का गवर्नमेंट का करंट पॉलिसी को मैनिफेस्ट करता है? Preamble of India laid down the objective of Indian Constitution to provide for social, economic and political justice, along with ensuring liberty, equality and fraternity। इंडिया का प्रियम्बल ने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स बना के रखा है जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को प्रोवाइड दे सके, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी शामिल है। करंट पॉलिसी ऑफ करंट, अभी का जो करंट पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट का? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर टारगेटेड टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अभी का जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के ऊपर टारगेट करता है। सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, policy of government to ensure level playing field for historically disadvantaged। तो गवर्नमेंट जिनका रिजर्वेशन पॉलिसी है वो एक हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज का फील्ड प्ले करता है। फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, वो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर फोकस करना चाहते हैं। एजुकेशन, शिक्षा अभियान, हेल्थ, आयुष्मान भारत इनिशिएटिव, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे एजुकेशन में शिक्षा अभियान, हेल्थ में आयुष्मान भारत इनिशिएटिव, फूड सिक्योरिटी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाइक मनरेगा है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे कि मनरेगा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन
कैसे हो सकता है इंडिया में आत्मनिर्भर भारत से स्किल डेवलपमेंट? एग्जाम्पल पीएम कौशल विकास योजना। पीएम कौशल विकास योजना से स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC/ST बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इन लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज़ में SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे बेस्ड रिजर्वेशन सीट मिलना। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2022 प्रोवाइड फॉर 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर में औरतों का 33% सीट रिजर्व है। ये जो है किसने प्रोवाइड किया है? वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में। Therefore, through current policy, government has to a large extent the principle of justice. तो अभी का जो करंट पॉलिसी जो है, जो गवर्नमेंट ने तैयार करके रखा है, वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के हिसाब से है। बट चैलेंज स्टिल रिमेन विच मस्ट बी टैकल टू हेल्प इंडिया अचीव इट्स गोल ऑफ विकसित भारत 2047। लेकिन ये चैलेंजेस जो है उसको टैकल करना ज़रूरी है ताकि विकसित भारत 2047 जो गोल बना के रखे उधर तक पहुंच सके। The accreditation process ensuring that higher education institutions consistently maintain education quality standard. जिसका 10 marks 150 words। तो accreditation के हिसाब से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड को मिलता है और मेंटेन करके रखता है। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप नेशनल curriculum framework in order to ensure the implementation of National Education Policy 2020। तो अभी गवर्नमेंट ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके रखा है 2020 में। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दे चैलेंज लाइक lack of proper laboratories, lack of equipment and instrument which aid in better understanding for students। तो यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है उसमें क्या चैलेंज है कि एक तो लेबोरेटरी प्रॉपर नहीं है, इक्विपमेंट्स ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है ताकि एक स्टूडेंट के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन अच्छा नहीं है। पुअर सिलेबस डिज़ाइन भी अच्छा नहीं है। लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट भी कमी है। मिसिंग इंडस्ट्रीज एकेडमिक लिंकेज का मिस होना। लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक जो है उसका इंटीग्रेशन में कमी रहना। This create huge challenges for the higher education in India, leading to brain drain। तो ये सब चैलेंजेस हो रहा है हायर एजुकेशन में इंडिया में, इसलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडिया छोड़ के फॉरेन में जाते हैं। एक्रेडिटेशन प्रोसेस क्या है? दिस विल लीड टू क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। एक्रेडिटेशन प्रोसेस से क्या होगा? टीचिंग का क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बेटर एंड ट्रेन प्रोफेशनल टीचर अच्छे और ट्रेन रहेंगे। रेगुलर अपडेटिंग ऑफ सिलेबस जो रेगुलरली अपडेट होते रहेगा। मेक इट ईजी फॉर गवर्नमेंट टू मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस। गवर्नमेंट के लिए आसान रहेगा कि वो चेक और बैलेंसेस मेंटेन रखें। Will also lead to better digital and physical infrastructure।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा. विल बी कवर्ड अंडर APR, दैट इज़ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक्स रिकॉर्ड सिस्टम. ये APR कवर हो जाएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रिकॉर्ड सिस्टम हो जाएगा. Will lead to better implementation of NEP 2020. NEP 2020 का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा. This will help India achieve its target under SDG 4. इसकी वजह से इंडिया को हेल्प मिलेगा कि वो टारगेट SDG 4 तक पहुंच सके. Discuss the role of training and continuous learning for civil servant in navigating modern administrative challenge. तो यहाँ पर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को नेविगेट करने में सिविल सर्वेंट को क्या ट्रेनिंग और लगातार सीखने की ज़रूरत है. Recently, while inaugurating of a replica of Lion Pillar Capita at New Parliament Building, PM hit that civil servants are like the fourth lion that is anonymous yet indisputable part of administration. तो लायन पिलर कैपिटल का रेप्लिका को इनाग्रेट करते वक्त नया पार्लियामेंट में PM ने यही सोच के बनाया था कि सिविल सर्वेंट को फोर्थ लाइन होने की ज़रूरत है, मतलब अननोन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने चाहिए. रोल ऑफ ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग. तो ट्रेनिंग और कंटिन्यूस लर्निंग का रोल क्या है. विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी देयर हैव बीन इमर्जेंस ऑफ न्यू चैलेंजेस. टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे नए चैलेंजेस आ गए हैं. कमिटी हैज़ रिकमेंडेड फॉर यूज़ ऑफ ICT इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पर कमिटी ने ऐसा रिकमेंड किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर यूज़ करने की ज़रूरत है. युगांडा कमिटी हैज़ रिकमेंडेड फॉर मिड करियर ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर रेलेवेंस ऑफ सिविल सर्वेंट इन इवॉल्विंग चैलेंज. दूसरा जो कमिटी उन्होंने रिकमेंड किया कि ट्रेनिंग में कुछ रिलेवेंट होना चाहिए जिसमें चैलेंजेस इन्वॉल्व हो. Second, ARC on the other hand has provided for setting up National Institute of Public Administration of degree courses. Second, ARC जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करता है डिग्री कोर्सेज के लिए. Based on this recommendation, government has taken up reform life. ये गवर्नमेंट का रिकमेंडेशंस जो है इसमें से क्या क्या रिफॉर्म आता है. मिशन कर्मयोगी, आई गॉड प्लेटफॉर्म, या आई गॉड प्लेटफॉर्म करके मिशन कर्मयोगी, स्पैरो इनिशिएटिव, RM 2090 एडवांस फाउंडेशन कोर्सेस. रोल ऑफ ट्रेनिंग to make them aware about public cyber security and issue associated. साइबर सिक्योरिटी उससे रिलेटेड इशू के बारे में अवेयर रहना चाहिए. to tackle modern day challenge like न्यूज़ एंड हेट स्पीच. मॉडर्न डे चैलेंज जैसे कि न्यूज़ और हेट स्पीच को फेस करना. to sensitively handle to urge situation, COVID-19 पैंडमिक जैसे सिचुएशन को हैंडल करना. to make civil servant more relevant, सिविल सर्वेंट को ज़्यादा रिलेवेंट रहने की ज़रूरत. to help India create a more transparent accountable bureaucracy. इंडिया में ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफर अकाउंटेबल रहना चाहिए. to make them more efficient with
यूज़ ऑफ ई टेक, को एफिशिएंटली यूज़ करना आना चाहिए. Thus, it helps civil servant in India to move from rule-based bureaucrat to goal-based bureaucrat. सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग मिलके क्या हासिल होगा, वो रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेट से लेकर गोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच जाएंगे. एंड स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा. एक्सप्लेन how India can effectively accelerate its progress towards 2030 Sustainable Development Goal. इंडिया कैसे इफेक्टिवली एक्सेलेरेट कर सकता है 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को. According to recent UN report, the world will not be able to achieve the SDG, that is Sustainable Development Goal, by 2030 at current pace of development. They need to speed up its effort. तो UN रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक पूरा नहीं हो पाएगा अगर डेवलपमेंट के लिए अगर स्पीड बढ़ाए नहीं तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है. इंडिया एंड इट्स SDG गोल. इन ऑर्डर टू अचीव इस SDG गोल, इंडिया नीड टू SDG गोल बनाने के लिए इंडिया को क्या ज़रूरी है. Implement National Education Policy 2020 in time-bound manner to ensure improves gross enrollment ratio and literacy rate SDG 4. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, टाइम बाउंड रहना चाहिए ताकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और लिटरेसी रेट SDG 4 इंश्योर कर सकें. द गवर्नमेंट need to ensure its social sector expenditure, as economic survey noted a decline from 8.2% to 7.8% in order to tackle poverty SDG 4.1. गवर्नमेंट को सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है इकोनॉमिक सर्वे ताकि 8.2% से लेकर 7.8% जो है पॉवर्टी को टैकल कर सके SDG 1. Government need to increase its budget on health expenditure to 2.5% of GDP as recommended by 15th FC. गवर्नमेंट को बजट बढ़ाने की ज़रूरत है हेल्थ एक्सपेंडिचर GDP 2.5% 5th FC ने फाइनेंशियल कमीशन ने रिकमेंड किया है. टू अचीव SDG 3 अचीव करने के लिए इन ऑर्डर टू eradicate hunger SDG 2, the government need to focus on nutrition security through food fortification millets. तो SDG 2 को हंगर को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी या फूड फोर्टिफिकेशन या मिलेट्स पर फोकस करने की ज़रूरत है. To achieve SDG 5, India needs to increase its gender budget and focus on women empowerment, women-led development. SDG 5 अचीव करने के लिए इंडिया को जेंडर बजट और वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डेवलपमेंट करने के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. As India is going through demographic dividend, government needs to focus on creating more जॉब्स अलॉन्ग विद स्किल डेवलपमेंट SDG 8 and 9. इंडिया में डेमोग्राफी इंडिविजुअल गवर्नमेंट को ज़्यादा जॉब और ज़्यादा उसके से स्किल डेवलपमेंट फोकस क्रिएट करने की ज़रूरत है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 8 और 9 दे सकता है. द क्लाइमेट सेंसिटिव पॉलिसी लाइक PM सूर्य योजना, सोलर पार्क scheme etc. can help India achieve climate sensitive development SDG 13. SDG 13 जो है climate sensitive पॉलिसी जैसे कि PM सूर्योदया योजना से सोलर पार्क स्कीम हेल्प करता है इंडिया को क्लाइमेट सेंसिटिव डेवलपमेंट अचीव करने के लिए.
Therefore, India need to focus on holistic approach to ensure its SDG goal. तो इंडिया को होलिस्टिक अप्रोच फोकस करने की ज़रूरत है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा कर सके।